नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दिया विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने ईयू की नई वीजा नीति का किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट की पेश। सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का हुआ दुरुपयोग। उत्तराखंड के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन। हादसे में दबे 57 मजदूरों में से 16 को सुरक्षित निकाला गया। अन्य मजदूरों की तलाश के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति पर मुख्यमंत्री धामी से की बात। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। शिक्षा, शोध और नवाचार पर दिया जोर। कहा, विरासत और विकास को मिलाकर न्याय आधारित विकसित भारत का कर रहे हैं निर्माण। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौटे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय आयोग के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों को साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा अभूतपूर्व बताया। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के क्षेत्र में विश्वास से भरी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला दोनों पक्षों की प्राथमिकता में शामिल है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू की नई वीजा नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की प्रतिभाशाली युवाओं के सामर्थ्य को फायदा होगा। कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। एआई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी का फोकस बताते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप का एआई मिशन सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुआ है। The advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर सहमत हुए हैं। Maritime security is just as essential. The Indian Ocean is a lifeline for global trade, and ensuring its security is vital, not just for India, but for the whole world. Finally, we should deepen cooperation in protecting the cables that ensure data connectivity between India and the European Union. And on defense, we see avenues of cooperation. India is looking in diversifying its military supply and access to new capabilities. So does Europe. And for the summit later this year, India and the European Union together are greater than the sum of our parts. Together we are a powerful and we are positive signal to the world. The planets are aligned, so are Europe and India. दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी, अस्पतालों कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% और चिकित्सा अधिकारियों की 9% कमी, नर्सों की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी बताई गई है। इसके अलावा सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही साथ कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी नहीं कर रहे हैं काम, एम्बुलेंस सेवाएं बिना आवश्यक उपकरणों के चल रही हैं, रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार। दिल्ली के अस्पतालों में आहार सेवाओं की कमी और नियमित रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की मांग का कोई आकलन नहीं किया गया। 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। वहीं अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में 6 साल तक की देरी की बात भी क्या रिपोर्ट में कही गई है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता। सबसे पहला सवाल अमरेंद्र आपसे करना चाहेंगे। देखिए, अब कैग रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खुल रही है और जो सबसे बड़ी बात कही जाती थी कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन किया गया है आप सरकार के कार्यकाल के दौरान, लेकिन ये जो उजागर हो रहे हैं तथ्य, ये कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अमरेंद्र। पराक्रम, देखिए जिस तरह से तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 11 साल से थी और जो उनके मुख्य दावे थे जिसमें स्वास्थ्य पहला और शिक्षा दोनों दावों की कलई पूरी तरह से खुलती आ रही है। कैग की जो
पेंडिंग रिपोर्ट्स थी, खासकर कहें 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स जो एक एक करके विधानसभा में टेबल की जा रही है। देखिए कल जब पिछले शुक्रवार को जब कैग की पहली रिपोर्ट आई थी लिकर पॉलिसी को लेकर, तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और आज एक दूसरी अहम रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब से थोड़ी देर पहले टेबल की है, जिसमें साफ तौर पर कई खुलासे हुए, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के दौरान इस बात को उठाती रही है कि किस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया गया है, किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं से लोग महरूम है। और खास बिल्कुल उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक, तो मोहल्ला क्लिनिक की जो एक तस्वीर है वो निकल के सामने आई। अभी जब ये कैग रिपोर्ट हुई उससे पहले अगर आपने बीजेपी विधायक मनोज कुमार शौकीन को सुना होगा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास ऐसी कई मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीरें हैं जिससे मैं ये बता सकता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था। मोहल्ला क्लिनिक खुलते नहीं थे, वहां पर आवारा पशु घूमते थे, लोगों की स्वास्थ्य और सेहत का बगैर ख्याल के मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे और स्टाफ के साथ पैरा मिलिट्री स्टाफ और जो दवाइयां थी वो प्रॉपर नहीं मिल रही थी, सिर्फ नाम के लिए मोहल्ला क्लिनिक चला रहे थे। और आज ऐसी तस्वीर आपको दिल्ली में मिल सकती है पराक्रम, जो मोहल्ला क्लिनिक पे ताले लगे हुए हैं। मैं सुबह से कम 5 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पे गया हूं जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान से वो पिछले 4-5 साल से ताले लगे हुए हैं, सिर्फ नाम और कागजों में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। तो कुल मिला के दिल्ली के स्वास्थ्य की एक बड़ी तस्वीर का खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से एक्सपोज है। पराक्रम, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी जो कैग की रिपोर्ट के जरिए जो खुलासे हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में और कई सारे बड़े खुलासे हों और तत्कालीन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी कथनी और करनी के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से फिर उजागर होगा सबके सामने। पराक्रम, देखिए पहले आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट आई, 2000 करोड़ के दिल्ली को राजस्व नुकसान का उसमें जिक्र है। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिपोर्ट आई है, तो ये बताती है कि किस तरह से केंद्र ने जो पैसे दिए कोविड के दौरान उस पर भी वो खर्च सही से नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। और हम देख रहे हैं कि तमाम विधायक जो है प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं इन सब पर बीजेपी के, कि किस तरह से केजरीवाल के समय में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया। वो जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं उसमें छोटी मोटी दवाइयाँ बड़े मुश्किल से मिल पाती थी, कोई MRI या कोई बड़ी जांच नहीं होती थी और उसमें भी घोटाला होता था दवाई खरीदने में या फिर बाकी चीज़ों में। ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से। और ये जो कैग रिपोर्ट है वो ये कहती है कि तमाम जगहों पर केवल 3 अस्पताल नए बना पाई 11 साल में। हम जानते हैं कि केजरीवाल और आप सरकार उसमें भी देरी हुई और उसकी वजह से 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा और अस्पतालों में सुविधाएं नहीं थी, कर्मियों की कमी थी, साथ ही साथ कई जगहों पर ज्यादा खर्च क्यों हुआ ये भी इंगित कर रही है कैग रिपोर्ट जो अभी तक मैं पढ़ पाया हूं। तो अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि कोरोना में जब लोग करा रहे थे दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार की जरूरत थी, तब आखिर अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे थे? सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे और मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा पीट रहे थे। तो अब ये सवाल और गहरा हो गया है। और शैलेंद्र, इसके साथ साथ विज्ञापन पर भी खर्च कर रहे थे तब अरविंद केजरीवाल कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब कागजों पर और पोस्टरों पर, बैनरों पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है अमरेंद्र, जब हम बात कर रहे हैं विश्वसनीयता की और जिस और शैलेंद्र ने अभी इशारा किया कि तमाम सारे जो खुलासे किए गए हैं रिपोर्ट के जरिए, तो एक तरीके से दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी, स्टाफ की कमी और जो भोजन बनता था उसकी कमी, जो तमाम सारी उसकी जांच की व्यवस्थाओं की जो कमी यहां पर उजागर हुई है, सीधे तौर पर ये दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके का खिलवाड़ है। देखिए, दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के साथ इन्होंने छलावा किया है 11 सालों में। देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है कैग वो संस्थान है जो बहुत ही ऑथेंटिक है और जो सरकार के जो खर्च हैं उनके पाई का हिसाब रखती है। तो आखिर 11 सालों से क्यों नहीं केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी सरकार ने उन रिपोर्ट्स को टेबल किया? और देखिए, जब पहली रिपोर्ट जब टेबल हुई तो आपको पता है कि जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में
टेबल की जाती है तो वो कमेटी के पास भेजी जाती है, और जो लोक लेखा समिति है यानी कि फाइनेंस की सबसे बड़ी कमेटी होती है वो उसको माइन्यूटली जांच करेगी। अभी जो पहली रिपोर्ट आबकारी विभाग के पास टेबल होने के बाद गई है उसको पीएससी जांच करेगी और जांच के बाद एक अपनी रिपोर्ट देगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आज जो रिपोर्ट हुई है, आज की रिपोर्ट की टेबल होने के बाद ये जो है प्रॉपर एक पीएससी के पास भेजी जाएगी, साथ में कुछ संबंधित स्वास्थ्य विभागों के पास भेजी जाएगी जिनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा जाएगा, यानी कि उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो धन मुहैया कराया वो किस मद में था और कितना खर्च हुआ और आखिर क्या वजह थी कि अभी तक इस तरह के डेवलपमेंट नहीं हुए। और देखिए पराक्रम, जो सवाल आपने किया वो दिल्ली की जनता लगातार पूछ रही थी, ऐसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं, जो डिस्पेंसरी है उनकी हालत भी खस्ता हाल है। और जो मेरे सहयोगी शैलेंद्र बोल रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ढांचे खड़े हैं, मैं आज सुबह से 5-6 मोहल्ला क्लिनिक की बात बता रहा हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक मोहल्ला क्लिनिक पे था, राजेंद्र नगर, बिल्कुल पौज इलाके में मोहल्ला क्लिनिक है। वहां मैंने लोगों से पूछा, पिछले 3 सालों से वो मोहल्ला क्लिनिक पौज एरिया में बना हुआ है और चारों तरफ से घेरे में बंद है और ताला लगा हुआ है, तो आखिर कागजों में चल रहा है। मैं जहां पे खड़ा हूं इस वक्त, ये भी एक मोहल्ला क्लिनिक है और यहाँ की विधायक की निधि से बना हुआ है, लेकिन यहां पर भी ताला लगा हुआ है। और स्वास्थ्य सुविधाएं क्या मिल रही है? स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे अगर आपको टेम्परेरी तौर पे कोई बुखार है, खांसी है, जुकाम है, उसकी दवाई दे दी जाती है पैरामिलिट्री की स्टाफ के नाम पर। एक डॉक्टर मुश्किल से होता है और एक नर्सिंग स्टाफ होता है, 3 लोगों से ज्यादा यहाँ पर स्टाफ नहीं है। 21% जो मेडिकल स्टाफ है उनकी कमी है, पैरामिलिट्री जो स्टाफ है उनकी कमी है, और खासकर जो दवाइयां हैं और जो बड़े टेस्ट थे। केजरीवाल सरकार का एक मॉडल था कि हेल्थ की जो है सबसे अच्छी स्कीम वो लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली वासियों को धोखा दिया और दिल्ली की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। और लगातार जो सवाल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रह के पूछ रही थी, आज सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली की जनता के सामने एक ट्रांसपेरेंसी की तस्वीर दिखाई है और यह बताया है कि किस तरह से 11 सालों से आम आदमी पार्टी सरकार जो है दिल्ली की जनता को लूट रही थी। अब जो फैसला है पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें खड़े होने वाली हैं तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार को। बिल्कुल, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अमरेंद्र जो बता रहे थे कि पैरा मेडिकल स्टाफ की लगातार वहां पर कमी है, चिकित्सकों की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन की भारी कमी उजागर हुई है कैग की रिपोर्ट में। शैलेंद्र, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कैग के जरिए, आम आदमी पार्टी तत्कालीन पार्टी सरकार की जो लापरवाही जो उजागर हो रही है, ऐसे में क्या किसी तरीके की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में बैठ रही है दिल्ली विधानसभा में, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पर? तो देखिए, फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है आतिशी सहित, वो विधान भवन के बाहर धरना दे रहे थे और उनका ये आरोप था कि उन्हें विधानसभा के अंदर ही घुसना नहीं दिया जा रहा परिसर में। और उस पर विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर फिर से रूलिंग सुनाई है सदन के अंदर कि अगर किसी को निलंबित किया जाता है विधानसभा और सदन से और परिसर से, तो यानी परिसर के अंदर कहीं से भी वो अनुमति नहीं है, वो स्पीकर से अनुमति लेकर अंदर आ सकते हैं कि किस कार्य के लिए आना चाहते हैं वो परिसर में। तो वो एक तरह से देखें, हाँ, जब पहली रिपोर्ट आई थी तब ये कहा गया आतिशी की तरफ से कि इसमें नया क्या है, ये तो पहले से तैयार रिपोर्ट थी, तो उसको एक तरह से उस बात को किनारे रखने की कोशिश की गई। लेकिन फिर 3 सवाल खड़े होते हैं कि अगर रिपोर्ट में कुछ नया नहीं था तो फिर आपने इतने वर्षों तक अपने कार्यकाल के दौरान संविधान के नियमों का उल्लंघन क्यों किया? हाई कोर्ट के फटकार के बावजूद रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं की? तमाम विपक्ष के सवालों के बावजूद आपने सदन के पटल पर रिपोर्ट क्यों नहीं रखी? और देखिए, एक और आरोप है बीजेपी का कि आपके मोहल्ला क्लिनिक की दुर्गति, आपने फंड का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया, ये सब कैग रिपोर्ट तो कह ही रही है। और आप केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को भी अपने यहाँ इसलिए लागू नहीं कर रहे थे कि क्रेडिट कहीं बीजेपी या केंद्र सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न मिल जाए। तो ये दिल्ली की जनता के साथ आप दोहरा खिलवाड़ कर रहे थे। आप अपनी खुद स्वास्थ्य व्यवस्था को तो बेहतर नहीं कर पा रहे थे, और आयुष्मान के तहत जो मुफ्त इलाज 5 लाख का देश भर के लोगों को मिलता है, पात्र लोगों को, और 70 साल से ऊपर सभी को, उनको भी आप रोक रहे थे। जबकि पहली एक कैबिनेट में रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार ने ऐलान किया 5 लाख केंद्र और 5 दिल्ली सरकार ने जो अपनी तरफ से ऐलान किया था, 10 लाख का मुफ्त इलाज होगा और बुजुर्गों को, सभी बुजुर्गों को मिलेगा और पात्र लोग। तो ये दिखाता है कि आपको दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता थी। इस वजह से और उस मॉडल पर ये चोट है
कैग की रिपोर्टें चोट करती है। जिस मॉडल को आपने देश और दुनिया में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में आप बहुत अलग कर रहे हैं बाकी सरकारों से या बाकी राजनीतिक दलों से, तो ये कलई खोलता है केजरीवाल की राजनीति का, आम आदमी पार्टी सरकार के गवर्नेंस मॉडल का। बिल्कुल, और जो जानकारी देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र और अमरेंद्र ने दी है, हम ये कह सकते हैं कि कैग के जरिए जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसकी जो अव्यवस्था है, उसकी जो लापरवाहियां है, उसका जो भ्रष्टाचार है वो अब उजागर हो रहा है। लेकिन जो दिल्ली की जनता है वो आम आदमी पार्टी के चरित्र को पहले से ही जान गई थी, जिसका जवाब उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार के चयन के साथ आम आदमी पार्टी को भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित माणा गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में सीमा सड़क संगठन BRO के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 57 मजदूर मलबे में दब गए। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि शेष 47 मजदूरों की तलाश जारी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की ओर से IRS से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माणा गांव और माणा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के समीप हिमस्खलन की सूचना मिली है। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग से बर्फ हटाने वाले 57 मजदूरों के घटनास्थल के समीप होने की जानकारी मिली है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही ITBP, NDRF, SDRF की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी, रक्षा मंत्रालय उत्तराखंड के हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। समझना चाहेंगे सर आपसे, देखिए अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, 47 की तलाश अब भी जारी है। किस तरीके की व्यवस्थाएं और किस तरीके की राहत और बचाव कार्य फिलहाल वहाँ पर जारी? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आज सुबह जो हादसा जो इवेंट हुआ था उसमें सुबह 8 बजे हमारी आईबेक्स ब्रिगेड जो माना पोस्ट पे तैनात है जी, उनको ये खबर मिली थी कि ये इस तरह का हादसा हुआ है। तो सुबह 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था आईबेक्स ब्रिगेड ने, इंडियन आर्मी की। उस समय वेदर बहुत खराब है वहां पे। इस समय तकरीबन 7 ऑफिसर, 17 जेसीओ और तकरीबन 150 जवान वहां पे डिप्लॉयड हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। यहाँ पे 4 एम्बुलेंस और 2 डॉक्टर्स के साथ भी लगा दी गई हैं जी। उसके अलावा इंजीनियर इक्विपमेंट 3 से 4 प्लांट इक्विपमेंट भी लगाए हैं ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद कर सके। अब जो लेटेस्ट जानकारी मेरे पास आई थी, जो अभी से मैंने 1 घंटे पहले तकरीबन बात करी थी, तो वहां से मुझे पता चला था कि 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और आर्मी के डॉक्टर्स जो हैं, क्योंकि वो लोग नीचे नहीं ला सकते हैं अभी क्योंकि वेदर वहां बहुत खराब है, तो आर्मी के डॉक्टर्स वहां उनको इलाज कर रहे हैं और उनका उपचार करा जा रहा है। इंडियन आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से हो सके सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, उसके लिए सुबह 8 बजे से वो लोग लगे हैं। और साथ के साथ ये एनडीआरएफ और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी टीम्स का भी इंतजार हो रहा है अभी। लेकिन इस समय क्योंकि वेदर बहुत खराब है तो बाकी लोग अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलके, इंडियन आर्मी ने अपनी पूरी कोशिश करी है कि सब लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर संज्ञान लिया है और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि वहां पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, तो अब उम्मीद ऐसी कि हालांकि विपरीत परिस्थितियां हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बावजूद इसके 150 जवानों का जिक्र आप कर रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम सारे राहत और बचाव दल मिला करके, तो हम ऐसी उम्मीद करें कि सफलता मिलेगी और कोशिश इसमें ऐसी की जान को बचाया जा सके। सबसे पहले मैं थोड़ा करेक्शन फिर करना चाहूंगा कि 150 जवान केवल आर्मी के हैं उस समय जो रेडिली अवेलेबल थे वहां पे, माना पोस्ट पे ही तैनात थे। और सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स जो थे वो इंडियन आर्मी ही थी और अभी तक इंडियन आर्मी के जवान ही लगे हैं वहां पे। चुनौतियां वेदर की इतनी ज्यादा है कि उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी पहुंच नहीं पाया है। लेकिन इंडियन आर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जितना मैक्सिमम मदद कर सके वो कर सकेंगे। और हम लोग एडिशनल ट्रूप्स भी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जोशीमठ से आए हैं और कुछ लोग माना से गए हैं। तो और अपना मेडिकल इक्विपमेंट भी वहां लगा दिया गया है कि जैसे जैसे लोग आए उनको उपचार तुरंत मिल सके। ठीक है, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बस बचाया जा सके जैसे भी करके उन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। आप रुक करेंगे, आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्युत और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में यूरोपीय संघ से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहरी विकास में सहयोग और भारत EU रिश्तों में स्थिरता और लचीलेपन को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान हरित, स्मार्ट और अधिक समावेशी शहरों के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।